नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं, यानी फर्म किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अपनी डिजायर या सरकमस्टांसेस के मुताबिक चेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्म को ज्यादा बड़ी बिल्डिंग चाहिए तो वो अपनी बिल्डिंग को या लैंड को एक्सपैंड कर सकती है। इसी तरह से लॉन्ग रन में फर्म अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन को भी एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। इस तरह से लॉन्ग रन में तमाम कॉस्ट भी वेरिएबल होती हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज सरकमस्टांसेस के मुताबिक एडजस्ट किए जा सकते हैं। इसलिए फर्म लॉन्ग रन में इस कंडीशन में होती है कि वो हर लेवल ऑफ आउटपुट पर लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मेंटेन कर सके। सपोज एक फर्म लॉन्ग रन में अपनी आउटपुट इस तरह से प्रोड्यूस कर रही है so that firm tries to produce its output at least possible average total cost। इस फर्म की कॉस्ट कंडीशंस इस टेबल में रिप्रेजेंट की गई हैं। लॉन्ग रन में चूंकि फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती, इसलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट लॉन्ग रन में सेम होती हैं। इसलिए हम इसके लिए एवरेज कॉस्ट की टर्म को यूज कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में यूनिट्स ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट किया गया है, सेकेंड कॉलम में टोटल कॉस्ट को लिया गया है, थर्ड कॉलम में एवरेज कॉस्ट को रिप्रेजेंट किया गया है विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय द यूनिट्स ऑफ आउटपुट। फोर्थ कॉलम में मार्जिनल कॉस्ट को लिया गया है, जो कि हर यूनिट पर चेंज इन टोटल कॉस्ट को चेंज इन यूनिट्स ऑफ आउटपुट या चेंज इन क्वांटिटी से डिवाइड करने से हासिल होती है। इस स्लाइड में टेबल की इंफॉर्मेशन को लेकर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स को ड्रॉ किया गया है। Now we are going to discuss the process of derivation of long run average cost curve from short run average cost curves। लॉन्ग रन में फर्म सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑल्टर करके वेरियस क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकती है। डिफरेंट प्लांट कैपेसिटीज को मद्देनजर रखते हुए डिफरेंट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। इस डायग्राम में ये तीन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स यानी SAC1, SAC2 और SAC3 ड्रॉ किए गए हैं, जो कि डिफरेंट प्लांट कैपेसिटीज को शो कर रहे हैं। यहाँ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को थाउजेंड्स के यूनिट में लिया गया है। इस डायग्राम से यह जाहिर है कि अगर फर्म 10,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करना चाहे तो उसे प्लांट कैपेसिटी नंबर 1 को यूज करना चाहिए, जिससे हमें SAC1 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ हो रहा है। अगर फर्म 10,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट कैपेसिटी नंबर 2 को यूज करे तो इस तरह से फर्म की एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसको हमने 10,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट से एक लाइन को ड्रॉ करके शो किया गया है। चूंकि ये लाइन पहले SAC1 को इंटरसेक्ट कर रही है, फिर उसके बाद ये लाइन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 2 यानी SAC2 को इंटरसेक्ट कर रही है। ये बात ये इंडिकेट कर रही है कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 1 लोअर एवरेज कॉस्ट कर्व को शो कर रहा है एज कंपेयर टू SAC2। इसलिए फर्म को 10,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्लांट कैपेसिटी नंबर 1 को यूटिलाइज करके प्रोड्यूस करनी चाहिए। अब अगर फर्म को 15,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करना है तो फर्म को SAC2 पर प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि अब SAC1 की निस्बत SAC2 लोअर एवरेज कॉस्ट को शो कर रहा है, जैसा कि इस लाइन से जाहिर है कि SAC2 लोअर कॉस्ट को शो कर रहा है, जबकि SAC1 इस पॉइंट पर हायर कॉस्ट को शो कर रहा है। इसलिए फर्म को 15,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए SAC2 को यूज करना चाहिए या प्लांट नंबर 2 को यूज करना चाहिए। अब अगर फर्म 35,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करना चाहे, इस तरह से अब फर्म को SAC3 पर प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि इस सूरत में SAC3 लोअर कॉस्ट को शो कर रहा है एज कंपेयर टू SAC2। इसलिए फर्म को 35,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए SA3 कर्व पर प्रोड्यूस करना चाहिए। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स के ये सारे पॉइंट्स जो कि डार्क कलर से शो किए गए हैं, ये पॉइंट्स फर्म के लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को शो कर रहे हैं।
इस तरह से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व वो कर्व है जो कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट पर लीस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट को शो करता है। क्योंकि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व फर्म के शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के रेलिवेंट पार्ट्स पर टेंजेंशियल है, इसलिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को इनवेलप कर्व भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स को इनवेलप कर लेता है। ये भी याद रखने की बात है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमेशा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के लोएस्ट पॉइंट्स पर टेंजेंट नहीं होता, बल्कि ये हमेशा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के इन पॉइंट्स पर टेंजेंशियल होता है, जो कि लोएस्ट पॉइंट्स के लेफ्ट पर सिचुएटेड होते हैं। इकोनॉमिस्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को फर्म का प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो कि फर्म को लॉन्ग रन में प्राइस, आउटपुट और स्केल ऑफ प्रोडक्शन से रिगार्डिंग डिसीजन लेने में हेल्पफुल होती है। अब हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इकोनॉमिस्ट यूजुअली make following assumptions for the purpose of analyzing the behavior of long run average cost curve. First assumption is that all factors of production are variable, यानी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटीज को कम या ज्यादा किया जा सकता है। सेकेंड assumption is that some factors of production are not divisible in small units. For example, administrative staff को small units में divisible नहीं किया जा सकता। कि अगर थर्ड assumption ये है कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटीज को बढ़ाया जाए तो इट रिजल्ट्स इन मोर स्पेशलाइजेशन इन देयर यूटिलाइजेशन। ये भी एज्यूम किया जाता है कि फैक्टर प्राइसेस और टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस फर्म के लिए गिवन होती हैं। लास्ट assumption ये है कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इक्वली एफिशिएंट होते हैं। इन assumptions को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का बिहेवियर प्रिंसिपल ऑफ रिटर्न टू स्केल पर डिपेंड करता है, जिसके मुताबिक तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी के इंक्रीज होने की वजह से आउटपुट पहले तो इनपुट्स या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से ज्यादा इंक्रीज होती है, फिर सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज करती है, फिर आखिर में आउटपुट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी के बढ़ने से कम मिकदार में या कम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होती है। दूसरे लफ्जों में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का बिहेवियर इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, स्टार्ट में जब फर्म अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी अपने प्लांट साइज को इंक्रीज करती है तो एज अ रिजल्ट इसकी आउटपुट मोर देन प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज करती है और एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन कर जाती है। अब अगर फर्म अपने प्लांट साइज को इंक्रीज करती है तो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल इवेंचुअली खत्म हो जाते हैं और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का फेज आ जाता है, जिसकी वजह से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है। अब अगर स्केल ऑफ प्रोडक्शन को फर्दर एक्सपेंड किया जाए तो फर्म डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल को एक्सपीरियंस करने लगती है, जिसकी वजह से डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की कंडीशन आ जाती है, यानी फर्म्स में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, बाज़ औक़ात लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है एक्सेट्रा। इन सारी रीजंस की वजह से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। इस तरह से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की शेप इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर डिपेंड करती है और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की निस्बत ज्यादा फ्लैटर होता है। इसकी रीजन ये है कि शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर्स तो चेंज होते जाते हैं, जबकि फिक्स्ड फैक्टर्स वेरी नहीं किए जा सकते, जिसकी वजह से शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बहुत तेजी से राइज होती है, जबकि लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। फर्म्स प्लांट साइज को भी ऑल्टर कर सकती हैं और इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बहुत ग्रेजुअली चेंज होते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व फ्लैटर होता है एज कंपेयर टू short run average cost curve. Now we are going to discuss the derivation of long run marginal cost curve from short run marginal cost curves. Long run marginal cost curve को short run marginal cost curve से derive किया जा सकता है,
लेकिन एवरेज कॉस्ट की तरह लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स को इन्वेलप नहीं करता। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को डिराइव करने के लिए हमें शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के हर टेंजेंशियल पॉइंट पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होती है टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और वो पॉइंट जहां पर ये लाइन रेलिवेंट शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट को इंटरसेक्ट कर रही हो, वो सारे पॉइंट्स लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट पर लाए करते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में हम अगर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के तमाम टेंजेंशियल पॉइंट्स पर एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करें। ये हमने 3 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की हैं टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, और ये लाइन जहां पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व को टच करे, तो अगर हम इन पॉइंट्स को कंबाइन करें तो हमें ये रेड लाइन यानी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ होता है। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इनिशियली फॉल करता है टू सम एक्सटेंट, लेकिन वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व से बिलो ही रहता है। फिर ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को इसके मिनिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, और उसके बाद लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व राइज करने लगता है। इस तरह से लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व की शेप भी समहाउ यू शेप्ड ही होती है, लेकिन ये शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा फ्लैटर होता है, क्योंकि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट बहुत शार्पली राइज और फॉल करता है, जबकि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट बहुत ग्रेजुअली राइज और ग्रेजुअली फॉल करता है, जिसकी वजह से लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट की निस्बत फ्लैटर या लेस प्रोनाउंस्ड होता है।